नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर और हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका उषा कश्यप की लिखी हुई कहानी बस्ती। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तिरपाल से चारों ओर से ढकी झोपड़ी के बाहर शाम को काम से आकर वो खड़ा ही हुआ था कि उमेश पास में आ गया। वहाँ रखी चारपाई पर बैठते हुए बोला, क्यों भाई श्री किशन, नेताजी से की कोई बात? आला अधिकारियों से अपने रसूख बता रहा था। हमारा काम करवा दे तो माने कि उसकी बातों में कुछ दम है। 10,000 रुपये तो उसने बिना कुछ किए ही ले लिए हैं। उमेश भाई, सरकारी कामों में बड़ी देर लगती है। अभी तो हमारे मकानों को छिने 5 महीने बीत चुके हैं। अब दूसरी जगह मिलने में कितना टाइम लगेगा, ये तो सरकार के हाथ में है। हम कोर्ट में केस करेंगे तो कोर्ट का फैसले का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जहाँ तक नेता को पैसे देने की बात है तो वो हम 20 लोगों ने सलाह करके ही दिए हैं। अब ये अलग बात है कि हम 20 लोगों की कार्यवाही से और भी बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। झोपड़ियों की कतार के पास से गुजरती हुई नाली को कूदकर सामने से आते हुए लक्ष्मीचंद ने कहा। श्री किशन ने 1-2 लोगों को आते देखकर एक खाट और बिछा दी। बोला, अब तो हम सब बेघर हो ही गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि तुगलकाबाद किले के 100 मीटर के दायरे में जो भी मकान बने वो अवैध हैं। हमें तो ये पता ही नहीं था कि 20 साल पुराने मकानों पर बुलडोज़र चल जाएगा। हम पानी और बिजली का बिल भी जमा कराते रहे हैं। हमारे आधार कार्ड और वोटर कार्ड बने हुए हैं। पान को चबाते हुए कल्लन मियाँ बोले, मेरे अब्बा अम्मी तो जब यहाँ नए घर बनने शुरू हुए थे तभी यहाँ आकर बस गए थे। 30 साल से भी ज़्यादा हो गए। यहाँ के पते पर हमारे सब कागज़ बने हुए हैं और अब ये गैर कानूनी कैसे हो गए? साडी किस्मत विच मकान है ही नहीं तो कोई की कर सकता है। इन्नी मुश्किल नाल ज़मीन खरीद के एक मकान बनाया, वो भी गया। कई दिना तक रो लेते, और किन्ना रोवांगे। वाहे गुरु जैसे रखेगा रह लांगे। बलजीत सिंह बोला। श्री किशन बोला, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 2016 का आदेश था कि किसी भी ऐतिहासिक इमारत के 100 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। 2023 शुरू होने तक उस आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जनवरी 2023 में हाई कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शीघ्र पालन किया जाए। इसीलिए जनवरी में नोटिस जारी किया गया था कि 14वीं शताब्दी के तुगलकाबाद किले के पास अवैध कब्जे में बसे बंगाली कॉलोनी और चूड़िया मोहल्ला के सब परिवार अपने घरों को खाली कर दें। लेकिन हमने सोचा कि ऐसे नोटिस कई जगहों पर आ जाते हैं पर विभाग कुछ नहीं कर पाते। तब बच्चों की परीक्षाएं होने के कारण तोड़ फोड़ के काम को स्थगित कर दिया था। 30 अप्रैल से शुरू होकर 3 दिन तक बुलडोज़रों ने हज़ारों मकान मिट्टी में मिला दिए और 2.5 लाख लोग बेघर हो गए। कई आदमियों व औरतों ने बुलडोज़रों को रोकने के लिए आगे लेटने की कोशिश की तो पुलिस के ज़बरदस्त एक्शन के कारण उन्हें हटना पड़ा। औरतों और बच्चों के रोने चीखने की आवाज़ें गिरती छतों व दीवारों के मलबे में दबकर रह गई थीं। एक घर के आगे 6 महीने के बच्चे को ज़मीन पर लिटाकर माँ संदूक को बाहर खींच रही थी। बावरी माँ को अपनी कीमती चीज़ों की फिक्र अपने जिगर के टुकड़े से ज़्यादा थी। पड़ोसन चिल्लाई, अरे पागल हो गई है क्या? बच्चे को संभाल, तेरी संदूक कहीं न जा रही। एक बार फिर से उस मनहूस दिन की दर्दनाक यादों के किस्से कहे और सुने जाने लगे। सतीश बोला, जो हुआ बहुत गलत हुआ पर किसी के लिए मौका बन गया। अब गौतम को ही देख लो। बेटी की शादी की तैयारी जोरों से चल रही थी। 3 मई की शादी थी। 1 मई को बुलडोज़र चल रहा था और वो इतना घबरा गया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। बाप इधर बेहोश पड़ा और बेटी चुपचाप अपने प्रेमी के साथ भाग गई। एक तो 3 महीने की मासूम बच्ची छत गिरने से चल बसी। बुलडोज़र तो दूसरे घरों पर चल रहा था पर आसपास के घरों की कमज़ोर छतें भी ढह गईं। सुरेश बोला, क्या ज़माना आ गया है। माँ बाप औलाद के लिए दिन रात खटते रहे और वो ठेंगा दिखा के और बेइज्जत करके ये जा और वो जा। गौतम को तो पुलिस उसी समय मेडिकल वैन में इलाज के लिए ले गई। हर दिन यहाँ किसी हादसे की खबर मिल रही है। कितने बच्चों ने तो स्कूल जाना बंद कर दिया है। घर रहे नहीं, काम करने को मजबूर हो गए हैं। 1000 से ज़्यादा घर टूटे हैं। चारों तरफ नीले पॉलीथीन की झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं। हज़ारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। जो होगा देखा जाएगा।
दार्शनिक लहजे में किसी फिल्मी गीत के एक अधूरे वाक्य को गाते हुए उमेश ने कहा। अब कोई काम की बात भी कर लो। जब कोर्ट के आदेश से हमारे घर उजाड़ दिए गए हैं तो नेताजी को 10,000 क्या सोच कर दिए हैं? अपने खाने के धंधे बना रखे हैं लोगों ने, होना कुछ नहीं, बुलाओ उसे फ़ोन करो, लक्ष्मीचंद ने कहा। श्री किशन ने कहा, पैसे इसलिए दिए गए हैं ताकि आगे कुछ हो सके, सरकार के सामने अपनी बात रख सकें। करण साहनी असली नाम है, सब नेताजी कहते हैं। समाज सेवी है, बड़े लोगों से, राजनेताओं से और वकीलों से नज़दीकी ताल्लुक़ रखता है, हर तरह से मदद करने की बात कर रहा है। उमेश बोला, दुनिया भर के अखबारों में हमारे घरों को तोड़ने की खबर और फोटो आई है। कहीं वो हमें बेवकूफ़ समझकर हमसे हमदर्दी दिखाकर अपनी कमाई कर रहा हो? सरकार या विपक्ष की पार्टियों के किसी भी नेता ने हमारे लिए कुछ करने की बात तो दूर, एक तसल्ली का शब्द भी नहीं बोला। फिर ये नेता क्या कर लेगा? बलजीत सिंह बोला, असी गल्लां करदे रहिए की फ़ायदा। नेता नूं फ़ोन करके इत्थे बुलाओ, जो दे दिता उसनूं छड्डो, हुण आगे दा प्लान पुछो। हाले थोड़ा टाइम ते झुग्गियां विच रहना पड़ेगा। मैं बड़ा थक गया आज, नाले मैनू भुख भी लगी है। मैं हुण चला, जदों नेता आवे ते बुला लेना। उसके उठने के साथ सभी लोग नेता के आने पर मिलने की बात कहकर रात के खाने के लिए चल दिए। अनेक परिवार अस्थायी रूप से बनी तिरपालों की झुग्गियों में इस आशा से रह रहे हैं कि शायद सरकार उनकी गुहार सुनकर कहीं थोड़ी जगह दे दे, घर फिर से बना लेंगे। उम्मीद पे तो दुनिया चल रही है। नेताओं के राजनीतिक प्रभाव के चलते दिल्ली में कई जगहों पर पहले झुग्गी बस्तियों को हटाने पर अन्य स्थानों पर 25 गज के प्लॉट दिए गए थे। अधिकतर लोग यहाँ दिहाड़ी पर काम करने वाले हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली में अपने आशियाना के सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। श्री किशन ने अपनी झुग्गी में जाकर 1 मई 2023 का अखबार निकाला और मुख्य पृष्ठ पर छपी फ़ोटो को काट कर फ्रेम कराने के लिए रख लिया। उसकी पत्नी रानी सबसे छोटे बच्चे को गोद में लिए बुलडोज़र से टूटे अपने घर के पथरीले ढेर पर खड़ी रो रही है। कभी सरकारी दफ्तरों में फ़ोटो दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए। उसके चेहरे पर पूर्व यादों की हल्की सी मुस्कान आ गई। रानी अपने रोते चेहरे का फ़ोटो अखबार में देखकर मुस्कुरा पड़ी थी और छुपकर बार बार अपनी फ़ोटो देख रही थी। श्री किशन दिहाड़ी पर राजगिरी का काम करता है। ठेकेदार को बड़ा ठेका मिलता तो उसे भी कई दिनों तक काम की फिक्र ना रहती, क्योंकि वो अपने काम में बहुत कुशल है। जब से बेघर हुआ तब से उसका काम में मन नहीं लगता। दीवार बनाते समय ईंटों की लाइन टेढ़ी हो जाती है। ठेकेदार ने आज तो काम से हटाने की धमकी दी है। शाम को घर आने पर जब रानी ने पड़ोसन बीना से पानी की बाल्टी टैंकर से भरने के लिए लड़ाई की बात बताई तो उसने गुस्से से कहा, जा और सबसे भी लड़ाई कर ले, जब देखो तेरी लड़ाई की बातें ख़त्म ही नहीं होती। कभी कपड़े सुखाने पर, कभी पानी भरने पर, कभी बच्चों को लेकर। कह कर वो झुग्गी से निकल गया। 30 अप्रैल को बुलडोज़र भारी पुलिस की देख रेख में अपनी विनाश लीला दिखाने आए थे। उस दिन उसकी पत्नी ने दही भल्ले, पूरी सब्जी और खीर बनाई थी, क्योंकि श्री कृष्ण का सबसे छोटा भाई अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर आने वाला था। उसके आने से पहले ही घरों को खाली करने की घोषणा हो गई थी। लोगों को सामान बाहर निकालने का समय तक नहीं मिला था। संगठित होकर विरोध प्रदर्शन तो तब करते। बैसाख के महीने में जेठ जैसी तपती दोपहर में उसके बड़े 3 बच्चे खड़ी हुई खाटों की परछाई में बैठने को एक दूसरे को धकेल रहे थे। अगले 2 दिनों में अचानक तेज़ बारिश के कारण घरों से सामान निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। 4 साल पहले यहाँ 50 गज ज़मीन खरीदकर बड़े अरमानों से सारी पूंजी लगाकर घर बनाया था और भी बहुत से लोगों की तरह उसका देश की राजधानी दिल्ली में अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा हो रहा था। मालिकों ने विश्वास दिलाया था कि हमारे लोग ऊपर बैठे हैं, जल्द ही मालिकाना हक के पूरे कागज़ बन जाएंगे। डिमोलिशन के बाद इसी आस में लोगों ने वहीं अस्थायी झुग्गियाँ बनाईं ताकि वे सरकार की नज़र में रहें और उनके नुकसान की भरपाई हो। बहुत हिम्मत जुटाकर कुछ लोग उन प्रॉपर्टी डीलरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे जिन्होंने ज़मीन व घर बेचे हैं। वहां पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कॉपी देकर समझाया कि ये अनाधिकृत कब्जा है, इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकती है। कमल साहनी से श्री किशन और उसके साथियों की पहली मुलाकात पुलिस स्टेशन पर हुई। वो सामाजिक कार्यकर्ता है और निर्धन लोगों को अनेक प्रकार की सहायता देने वाली स्वयं सेवा संस्थान का अध्यक्ष है।
नेताजी के नाम से प्रसिद्धि मिल गई है। उसने इनके एक ग्रुप को मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया था। श्री किशन ही नेताजी से संपर्क में रहता है। उसने ही कुछ साथियों से सलाह कर 10,000 रुपये इकट्ठे करके नेताजी को दिए थे। श्री किशन ने नेताजी को फ़ोन किया तो उनका नंबर व्यस्त होने के कारण बात नहीं हो सकी। रात को सोने की निरर्थक कोशिश करता रहा। 4 बच्चों के परिवार के साथ कब तक झोपड़ी में रहेगा? सुबह होते ही फिर से फ़ोन करेगा, क्या क्या कहेगा, यही सोचकर करवटें बदलता रहा। सभी लोग दिहाड़ी मजदूर ही तो हैं या छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते हैं। उमेश प्लम्बर का काम करता है, लक्ष्मीचंद कारपेंटर है, कल्लन मियाँ मोटर वर्कशॉप पर काम करता है, सतीश और सुरेश बिजली का काम करते हैं और बलजीत सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर है। नींद के एक झोंके के बाद श्री किशन की सुबह आँख खुली तो शीघ्र तैयार होकर नेताजी को फ़ोन मिलाया। अब भी नंबर बिजी था। अभी वो दोबारा फ़ोन लगाने ही वाला था कि स्वयं नेताजी का कॉल आ गया। उसने विनयपूर्वक प्रणाम करके पूछा, नेताजी हमारे केस का क्या हुआ? साथी लोग पूछ रहे हैं कि आपने किन्हीं बड़े नेताओं व अधिकारियों से बात की अभी तक? अब तो आपसे ही उम्मीद है। हेलो, नमस्ते श्री किशन, मुझे तुम्हारे लिए मीटिंग फ़िक्स करवानी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सबसे 20,000 रुपये इकट्ठे करके मुझे दो। तुम जितनी जल्दी पैसा दोगे उतनी ही जल्दी मीटिंग फ़िक्स हो जाएगी। कल शाम तक ये कर लो और मुझे इन्फॉर्म करो। तुम मेरे ऑफिस आ जाना या मुझे बुला लेना। सर 10,000 रुपये तो आपको दे दिए थे। वो तो तुम्हारी एप्लीकेशन तैयार कराने में DDA, MCD और कई दफ्तरों में एप्लीकेशन लगाने में खर्च हो गए। एडवोकेट से केस डिस्कस किया है। तुम्हारा केस फंसा हुआ है क्योंकि पुरातत्व विभाग, पुलिस, प्रशासन और सरकार सभी का इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले तो रेवेन्यू विभाग में एप्लीकेशन देनी होगी, फिर वहाँ से साइन होने के बाद अप्रूवल के लिए दूसरे विभागों में भेजी जाएगी। उसके बाद ही सरकार ज़मीन या मुआवजा या घर देने का फैसला करेगी। एक तरीका ये है कि कोर्ट में सरकार से रहने की जगह की मांग के लिए केस दायर किया जाए। उसके लिए एडवोकेट की फ़ीस देनी होगी। देख लो, सलाह करके बता देना। फाइल आगे बढ़वाने के लिए पैसा तो खर्च करना होगा। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, गरीबों अनपढ़ लोगों की मदद करके मुझे धन नहीं कमाना है। अब रखता हूँ, जैसा भी हो बता देना। श्री किशन ने अपने बेटे को भेजकर सब साथियों को तुरंत बुलवाया। उनके आने पर उन्हें नेताजी के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। सबसे पहले कल्लन मियाँ बोले, भाई मामला गड़बड़ लगता है। ये तो रोज़ रोज़ की मांग होगी। वैसे ही महंगाई ने नाक में दम कर रखा है। एक छोटा सा आशियाना बनाने की ज़रूरत की तो खुदा नाराज़ हो गया कि तुमने इतनी हिम्मत कैसे की। सो वो भी गया। ऊपर से अल्लाह की मेहरबानी से घर में नया मेहमान आने वाला है। अब तो कहीं किराए पर घर लेना ही पड़ेगा। खर्चे आगे और बढ़ेंगे। बलजीत सिंह सिर पर बंधा पटका ठीक करते हुए बोला, ए ते कोई गल नहीं बनी। मैनू ते ए लफंगा लगता है। हुण एदे चक्कर विच पैना बेकार है। लक्ष्मीचंद ने शंका व्यक्त की। जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी कि ज़मीन या घर का मुआवजा कुछ तो मिलेगा, अब वो भी ख़त्म हो जाएगी। नेताजी की बातों से लगता है कि उनकी सत्ता पार्टी में पहुंच ऊपर के लोगों तक है। सब हाँ करें तो एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं। उमेश सबकी बातें सुनकर बड़े संजीदा ढंग से बोला, क्यों ना हम सब जाकर स्वयं रेवेन्यू कमिश्नर साहब से मिल लें। बिना सिफारिश के भी तो बड़े अफसर जनता से मिलते हैं और उनकी फरियाद सुनते हैं। न्याय के लिए आवाज़ उठाने में डरना क्या, कोई फांसी पर तो चढ़ाएंगे नहीं। सभी को उसकी बात जची और अगले दिन सवेरे 10 बजे कमिश्नर साहब के कार्यालय जाने का कार्यक्रम बना लिया। लगभग 1 घंटे के बाद कार्यालय पहुंचकर सबने श्री किशन को ऑफिस में जाने को कहा। हाथ से लिखी अर्जी पर बहुत से लोगों के हस्ताक्षर किए हुए हैं और वो जैसे ही ऑफिस के बाहर बने कमरे में अर्जी देने के लिए जाने लगा कि सामने से नेताजी आते दिखे। वो क्षण भर को सकपका गया, लेकिन फिर तुरंत संभल गया। कमरे में जाने के बजाय वो साथियों के पास आया। तब तक नेताजी उन्हें देखकर पास आकर मुस्कुरा कर बोले, कमिश्नर साहब से मिलने आए हो? वो तो छुट्टी पर हैं, साउथ से हैं रामास्वामी सर। आजकल होम टाउन गए हुए हैं। तुम्हें भरोसा ना हो तो ऑफिस में जाओ और पता कर लो। दिल्ली की कितनी अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कराने में मेरा सहयोग रहा है। तुम्हारे केस में कहीं और ज़्यादा से ज़्यादा 25 गज के प्लॉट मिल सकते हैं, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं। तुम इस दफ्तर से दूसरे दफ्तर, फिर तीसरे के चक्कर काटो। सुनवाई तो ज़रूर होगी, चाहे कुछ साल लग जाएं। सबने नेताजी को रोक कर कहा,
दिहाड़ी पर काम करते हैं, हमें लगा कि बार बार पैसों की मांग होगी तो कहाँ से देंगे। आप जैसे भले इंसान जो दूसरों के लिए काम बिना किसी लालच के करते हैं कहाँ मिलते हैं इस कलयुग में। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि आप हमें मिले। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है तुम्हारे काम में। कानून जानता हूँ, रहने के लिए घर का हक मौलिक हक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कई फैसलों में कहा है तुम्हारे घर चाहे कोर्ट के आदेश से टूटे हों तो भी मुआवजा ज़रूर मिलेगा, या कोर्ट जो भी आदेश देगा सरकार को मानना पड़ेगा। सबसे पहले फाइल इसी ऑफिस से साइन होगी, तब आगे की कार्यवाही होगी। एक बार फिर नेताजी की बातों से सब आश्वस्त हो गए और उनको 2 दिन में 20,000 रुपये देने का आश्वासन दे दिया। श्री किशन ने सब 20 लोगों को 1,000 रुपये 2 दिन में देने के लिए तैयार कर लिया और नेताजी को समय पर पैसे पहुंचा दिए गए। 2 साल बीत चुके हैं। मई 2025 को 2 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। वो बदरपुर में किराए के मकान में रह रहा है। उमेश, कल्लन मियाँ, लक्ष्मीचंद, बलजीत सिंह और बहुत से उजड़े हुए लोग परिवार सहित आसपास अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। नेताजी ने 20,000 की दूसरी किश्त लेने के बाद कोर्ट में केस दायर करने का सुझाव दिया था। एक बार सबको हस्ताक्षर के लिए कोर्ट में बुलाया था। 2 साल में केवल 2 बार कोर्ट की तारीख मिली है। पहली बार सुनवाई के लिए कोर्ट की डेट पर सब लोग पहुंचे थे। बहुत आशावादी थे कि उनके हक में फैसला जाएगा, लेकिन जज साहब की दूसरे मामलों की सुनवाई में व्यस्तता के कारण अगली तारीख दे दी गई। दूसरी तारीख पर नेताजी की सूचना मिलने पर श्री किशन ने सब साथियों को कोर्ट में बुलाया। उस दिन नेताजी ने अपने ना आने की मजबूरी बताकर अपने वकील मित्र का नाम लिया कि यश कपूर कोर्ट में उनकी पैरवी करेंगे। यश कपूर से मिलकर श्री किशन व साथियों को उम्मीद हुई कि आज तो उनकी सुनवाई जरूर होगी। उनके 10 नंबर केस की जैसे ही आवाज़ लगी, वकील साहब को कोर्ट के रीडर ने कहा कि आपके केस में डीडीए और एमसीडी से आज कोई नहीं आया है, इसलिए केस की सुनवाई की अगली डेट 4 अक्टूबर 2025 को दी जाती है। सबके भीतर विचारों का ज्वालामुखी फटने को है। अभी कोर्ट की तारीख में बहुत समय है। अगली डेट पर भी निश्चित नहीं है कि सुनवाई हो। कोर्ट में सुनवाई का तो अंतहीन सिलसिला है। कौन जाने कितने सालों तक केस चलेगा। नेताजी ने वकील की फीस के नाम पर फिर और पैसे की मांग की तो रात को टीवी पर न्यूज़ आ रही है कि आज दक्षिण दिल्ली में कई जगहों पर सारे अनधिकृत घरों को तोड़ दिया गया है। कोर्ट के संज्ञान लेने के कारण सख्ती से कार्यवाही हो रही है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। प्रशासन और पुलिस मिलकर राजधानी में हर जगह अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं। अखबार में, टीवी पर सरकार के द्वारा गरीब आवास योजना के अंतर्गत बने हुए मकान देने की घोषणा की जा रही है। नेताजी ने श्री किशन को फ़ोन करके बताया कि वे लोग इस स्कीम में फॉर्म भर सकते हैं। बहुमंजिला मकान है और दिल्ली के बॉर्डर के पास है। श्री किशन ने सब साथियों से सलाह की तो सबने इनकार कर दिया। अपने रोजी रोटी कमाने की जगह से इतनी दूर कोई नहीं जाना चाहता और पता लगा है कि वे मकान रहने लायक नहीं हैं, कई सालों से बंद पड़े हैं। उमेश ने कहा, अब कोई आशा नहीं है कि कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए हैं। किसके पास इतना समय है कि दिहाड़ी छोड़कर प्रशासन के और सरकारी अधिकारियों के या कोर्ट के यहाँ बार बार चक्कर लगाए। फिर भी श्री किशन ने एक बार शाम को सबको अपने घर मिलने का आग्रह किया। कुल 5 लोग ही आए। कोई भी नेताजी का सुझाव मानने को तैयार नहीं हुआ। लक्ष्मीचंद ने कहा, इंसान की हर इच्छा उसके सोचे समय पर पूरी तो हो नहीं सकती। जिंदगी बनी रहे, घर तो बना ही लेंगे। ठीक ही कह रहा है भाई। जिस नुकसान की पैसे से भरपाई हो जाए वो बड़ा नहीं है। ईश्वर का दिया ये जीवन बहुत कीमती है। अब कोर्ट की तारीखों का इंतज़ार क्या करना, कहीं तो कभी तो हमारी बस्ती भी बसेगी। अभी आप सुन रहे थे अनधिकृत कॉलोनी में बसे लोगों के उजड़ने की कहानी। लिखा था उषा कश्यप जी ने। दोबारा बसने की जद्दोजहद में लगे इन लोगों को सरकार, सिस्टम या न्याय व्यवस्था से कितनी सहायता मिलती है, इसका कच्चा चिट्ठा इस कहानी में आपने देखा। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।